सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं एनसीईआरटी वितान भाग 2 का पाठ लेकर। उस पाठ का नाम है या उसका शीर्षक है जूझ, जिसके लेखक हैं आनंद यादव जी। इसके पिछले तीनों वीडियो में मैंने आप लोगों को आनंद यादव की संघर्ष को दर्शाया था शिक्षा के लिए। किस तरह वह अपनी माँ के साथ एक योजना बनाता है अपनी पाठशाला जाने के लिए और अपने पिता को दत्ताराव जी के पास ले जाता है, उनसे अपनी बात मनवाता है। तो देखते हैं इसमें पिछले भागों में देखा कैसे किस प्रकार योजना में लेखक काफ़ी सफल होता नज़र आया है। तो पाठशाला जाने के लिए जब जैसे ही दत्ताराव जी की बात को इनके पिता मान लेते हैं तो वो भी अपनी एक शर्त रखते हैं। लेखक के दादा ने लेखक के पिता ने लेखक से यह वचन ले लिया कि वह सुबह 11 बजे खेत में काम करना, 11 बजे तक खेत में काम करना पड़ेगा और खेत से ही उसे पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद फिर घंटा भर पशु चराने होंगे और काम की अधिकता पर कभी कभी उसे जो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। सोच रहा था कि पाठशाला मुझे जाने को मिल जाए, चाहे जो भी काम करवाना पड़े, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूँगा। ये उसका उद्देश्य बन चुका था, उसके मन में एक संकल्प बन चुका था कि चाहे जैसे ही मैं पाठशाला जाऊँगा और शिक्षा ग्रहण करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो यह सोच के मन में बैठा ही था। जितने भी सवाल या जितनी भी शर्तें उसके पिता रखते गए, सारी शर्तों को वह मानता गया। क्या होता है कि जब बहुत दिन बाद स्कूल कोई बालक पहुंचता है तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार उसकी कक्षा में बैठने वाले छात्र करते हैं, वही व्यवहार का सामना उसको भी करना पड़ा है। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़के ही उसके पहचान के थे, परिचित थे। सभी लड़के उससे कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने में जा बैठा था। कक्षा के कुछ शरारती जैसे चमाड़ लड़का था, लड़के ने उसकी खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी के मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला की तरह के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते थे। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने आनंद यादव के बारे में देखा, उसके संघर्ष को देखा। यहाँ क्लास में भी, कक्षा में भी उसे छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह अपने मन में यह ठान चुका था कि चाहे जो भी दशा हो, चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे जो परिस्थिति हो, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। यही सोच के वह सारी समस्याओं का समाधान या सारी समस्याओं को देखकर उसको सहते सुनते चल रहा है। आगे चलते हैं, अब क्या लिखा है। जैसे इस बच्चे उसकी छुट्टी होती है भोजन पानी करने के लिए, उसी समय उसकी कांच खोल देते हैं। धोती की जो कांच होती है पीछे से बांधा जाता है ना, उसको खींच देते हैं। तो अब क्या करता है, बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा नहीं। कहने का मतलब, जब बीच की छुट्टी अर्थात आजकल रिसेस या लंच करने की जो छुट्टी होती है उसको बीच की छुट्टी बोला गया है यहाँ पर, कि छुट्टी हुई उसी समय वही लड़का जो शरारती था, उनके साथ शरारत कर रहा था, उसी ने 2 बार कोशिश की उसकी धोती की कांच खींचने के लिए, लेकिन वह किसी तरह अपने आप को बचा पाया और अंत में दीवार के किनारे जाकर बैठ गया ताकि उसकी धोती कोई निकाल ना सके। और जब तक छुट्टी नहीं हुई तब तक वैसे ही टिक लगाकर बैठे रहा। अब देखिए वह अपने आप को किस तरह महसूस कर रहा है। एक कक्षा में उदाहरण के साथ लेखक जोड़ने की कोशिश करता है। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बीज के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उसे चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। कहने का तात्पर्य यह, लेखक कहता है जिस प्रकार आप खेलने के लिए मिट्टी के आकार प्रकार को, कहने का मतलब है खेलने के लिए मिट्टी सान कर बनाया गया जो कौवा होता है बच्चे बनाते हैं, तो उस कौवे को देखकर जो पक्षी होते हैं, कौवे होते हैं, वो आकर उसे चोंच मारने लगते हैं, उसे घायल करने लगते हैं। थोड़ा सा आप बेरंग देखते हैं, अलग रंग का देखते हैं तो उसे मारने लगते हैं। खेलने के लिए जो बच्चे बनाते हैं कौवा,
उसी प्रकार लेखक की भी हालत हुई। उसी की कक्षा में बैठने वाले छात्र उसे उसी तरह समझकर बार बार परेशान कर रहे हैं, उसे किसी न किसी प्रकार की चोट पहुंचा रहे हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी न किसी प्रकार की उसको चोट पहुंचा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाह होगा, मतलब इस तरह मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, नहीं जाऊँगा ऐसी पाठशाला में। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा वो घबरा जाता है, सोचता है कि इस कक्षा में तो लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी धोती गमछा खींच लेते हैं, कैसे मैं पढ़ूँगा। ऐसी स्थिति में सोचता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करें। कहने का मतलब वो कहता है कि गली के 2 विद्यार्थी तो पढ़ते हैं मेरे साथ, 2 लड़के तो पढ़ते हैं, लेकिन वो मुझसे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनसे किसी प्रकार की मदद भी नहीं मांगी जा सकती। इससे अच्छा है कि मैं अपने खेत में ही काम करूँ और कोई बोलने वाला ही नहीं है। अब ये थोड़ा सा लेखक अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है। उस डरे हुए मन से ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। आगे चलते हैं। मन उदास हो गया। चौथी से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी। जब वो चौथी से कक्षा में पढ़ता था, फिर 5वीं में गया तो सब अपनी सी लगती थी। कहने का मतलब अपने ही जान पहचान वाले विद्यार्थी हुआ करते थे, शिक्षक पहचानने वाले हुआ करते थे, कोई चिढ़ाता नहीं था, कोई परेशान नहीं करता था, तो सब अपनी ही कक्षा लगती थी। लेकिन अब एकदम पराई सी लगने लगी, जैसे पराई मतलब एकदम अलग से लगने लगी, जैसे किसी चीज़ का या किसी से कोई संबंध नहीं, सिर्फ सब लोग परेशान करते हैं, अपना वहाँ कोई नहीं है। कहने का मतलब अपने जान पहचान का, अब मेरा दर्द समझने वाला, मेरे साथ बैठने वाला मेरा कोई मित्र वहाँ इस कक्षा में नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। मतलब सवेरे उठते ये सारी बातें, वो सोता है तो सो जाता है, लेकिन फिर से वही उत्साह के साथ उठता है और स्कूल चला जाता है। माँ के पीछे पढ़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मलखाऊं रंग की 8 दिन में मंगवा ली। कहने का मतलब जो धोती खींचने की समस्या होती थी, उसके लिए उसने क्या किया, गमछे के स्थान पर टोपी ले लिया और नाड़ी वाली चड्डी ले लिया, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। 8 दिन के अंदर मंगवा लेता है। चड्डी पहनकर पाठशाला में तथा धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों से उसका परिचय भी बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आया। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूंसा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूँक भरने लगता था। कहने का मतलब मंत्री नाम के एक कक्षा अध्यापक बीच में आया और वो प्रायः छड़ी या डंडे से नहीं बच्चों को पीटते थे किसी कार्य को गलत करने पर, वो बल्कि पीठ पर घूंसा लगाते थे। बच्चों को आह निकल पड़ती थी। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। कहने का मतलब कक्षा में किसी प्रकार के उधम मचाने का मौका अब शरारती बच्चों को नहीं मिलता, और जो अच्छे पढ़ने में होते थे उनको शाबाशी मिलती थी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे भी अपने पास बुलाकर समझा देते। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। अर्थात अगर कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता था तो मास्टर मंत्री साहब उसको वहीं पीटते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। कहने का मतलब मास्टर के छड़ी के डर से, मास्टर की पिटाई के डर से लड़के धीरे धीरे पढ़ना आरंभ कर देते हैं। अब देखिए, बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। अब देखिए, एक नया पात्र इसमें आया है। बसंत है उसका नाम। अब दुबला पतला सा था लेकिन बड़ा होशियार था। कहने में का तात्पर्य पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता है। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। कहने का तात्पर्य जिस तरह आप अपने जीवन में देखते हैं कि आपकी कक्षा का जो सबसे तेज़ लड़का होता है, पढ़ने में सबसे अच्छा होता है, अक्सर
कक्षा अध्यापक जो होते हैं, मास्टर होते हैं, वो उस क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। उसका मास्टर तो सम्मान ही करता है, साथ ही साथ जो विद्यार्थी होते हैं कक्षा में वो उसका सम्मान करते हैं। तो वैसा ही लड़का बसंत पाटिल था। हमेशा वो अपने सवाल या अपनी पढ़ाई की तैयारी घर से ही करके आता, और जैसे ही मास्टर साहब कोई सवाल पूछते उसको, वह उसका उत्तर लिखकर तुरंत सबसे पहले दिखा देता, और साथ ही साथ दूसरे बच्चों के उत्तर की भी जांच वो करता रहता था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ सभी बच्चों के मन में ये आभास होता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और इसके पहले मैं अभी होता अगर तो यह क्लास में पास कर लेता, लेकिन यह मुझसे छोटा होकर अच्छे ढंग से पढ़कर क्लास का मॉनिटर बन गया है कक्षा का, और मैं भी बनना चाहता हूँ। ऐसा मन में एक बार वह सोचने लगता है, लेकिन वह यह भी सोचने लगता है कि अरे मुझे ये कक्षा पास करनी है, 2 ही महीने में पूरी तैयारी करनी है। यदि मैं इन सब के बीच पड़ा कि मुझे मॉनिटर बनना है, दंगा फसाद करेंगे तो वह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। कहने का मतलब मैं इस कक्षा में सबसे बड़ा हूँ, और मुझे यह भूलना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। लेखक के मन की बातें धीरे धीरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा, और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कहने का तात्पर्य यहाँ देखो, लेखक एक अच्छे विद्यार्थी से कंपटीशन कर रहा है। वह भी सोचता है जिस तरह वह लड़का कक्षा में सबसे पहले प्रश्नों का उत्तर लिखता है, और उत्तर लिखने के बाद उसको मास्टर साहब शाबाशी देते हैं, उस तरह लेखक भी मेहनत करने लगा। जब भी समय मिलता वह पढ़ने में ही अपना समय व्यतीत करता था, और चाहता था कि यदि आज उसको शाबाशी मिली है किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो अगले दिन वैसी ही तैयारी खुद करके आता था ताकि उसको भी शाबाशी मिले। कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक कंपटीशन का माहौल लेखक ने अपने लिए तैयार कर लिया था, पढ़ने के लिए और अपने आप को आगे ले जाने के लिए। तो अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगले भाग में देखते हैं क्या होने लगा। तो तुरंत लेखक को क्या इस एकाग्रता के कारण, इस बात के कारण उसको क्या लाभ हुआ कि वह गणित के प्रश्नों को जल्दी समझने लगा और उसके उत्तर फटाफट देने लगा। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। अब क्या हुआ कि अब बसंत और ये लेखक दोनों अपने अपने तरफ के अपने अपने साइड की कॉपियाँ बच्चों की चेक करने लगे, जांच करने लगे। इस कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों की इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। कहने का मतलब जो पाठशाला आने में जो संघर्ष किया था, पाठशाला आने के बाद जो कक्षा में अन्य विद्यार्थियों ने जिस तरह के साथ उसका व्यवहार हुआ, उसने व्यवहार किया था, इन सारी बातों से जूझते हुए लेखक के जीवन में एक नया मोड़ आ जाता है बसंत पाटिल नाम के लड़के के द्वारा, जिससे वह कंपटीशन करता है, और कंपटीशन में उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। वह भी जिस तरह बसंत का कक्षा का मॉनिटर बन के बच्चों की कॉपियाँ चेक करता था, वह भी चेक करने लगे। इसलिए और देखने से को क्या मिलता है, अब कि बसंत और लेखक के बीच बड़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। इस कक्षा के अंदर के सारे कार्य वो दोनों लोग मिलकर निपटाने लगे। साथ ही साथ जैसे ही वह पढ़ने में अच्छा हुआ, आपको पता है उसको अध्यापक भी पसंद करने लगे और बड़े प्यार से उसको आनंदा कह के बुलाते थे।
और कभी कभार उसकी माँ भी आनंद कह कर उसको बुलाती थी। ये सारी चीज़ें उसके साथ ऐसे समय घटित हो रही थी कि जैसे उसको अपने जीवन का सब कुछ मिल गया हो, और वह अब पाठशाला में उसका मन भी लगने लगा और वह अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। इसको 1 से 2 बार देखिएगा, जो ना समझ में आए पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।